हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। लास्ट लेक्चर में हम लोग अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पांस के बारे में बात कर रहे थे। वहां पे हम लोगों ने देखा कि अगर ईआर के ल्यूमेन में कोई सेक्रेटरी प्रोटीन्स प्रॉपर तरीके से फोल्ड नहीं हो पाती है तो वो एक स्पेसिफिक तरीके का रिस्पांस प्रोड्यूस करती है, जिसके दौरान उन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाता है जो कि प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। मतलब चेपरॉन्स का जो एक्सप्रेशन होता है, चेपरॉन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो प्रॉपर तरीके से फोल्ड नहीं हो पाती हैं और ईआर के ल्यूमेन में ही पड़ी रहती हैं। इस तरह की प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन। ठीक है, ऐसे सेक्रेटरी प्रोटीन्स जो अपना प्रॉपर कन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर पाती हैं या फिर हम कहें अपना नेटिव स्ट्रक्चर गेन नहीं कर पाती हैं, उनको हम लोग मिसफोल्डेड प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि ईआर के अंदर कुछ ऐसी भी प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं जिनमें एक से ज्यादा सब यूनिट होती हैं, उनको हम लोग मल्टीमेरिक प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो मल्टीमेरिक प्रोटीन ईआर के अंदर असेंबल्ड हो रही होती हैं उनकी प्रॉपर असेंबली भी नहीं हो पाती है, मतलब वो मोनोमेरिक फॉर्म में ही रह जाती हैं या डाइमेरिक फॉर्म में ही रह जाती हैं। ठीक है, इस तरह की प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं अनअसेंबल्ड प्रोटीन्स। अनअसेंबल्ड प्रोटीन्स। ठीक, अगर हम लोग एक सब यूनिट की हम लोग बात करें, सिंगल पॉलीपेप्टाइड की एक प्रोटीन है और वो फोल्ड होकर अपना नॉन नेटिव फंक्शन गेन कर रही है, या फिर हम लोग बात करें कि एक प्रोटीन है जिसमें बहुत सारी सब यूनिट्स हैं और वो सभी असेंबल्ड होकर अपना फंक्शन गेन कर रही हैं, इन दोनों ही कंडीशंस में अगर प्रोटीन मिसफोल्डेड रह जाती है, मतलब अपना प्रॉपर कन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर पाती है, या फिर दूसरी अनअसेंबल्ड प्रोटीन अगर वहां पे पड़ी हुई हैं, तो ये दोनों ही प्रोटीन किसी काम की नहीं है, ये अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगी और अगर ये सेल के अंदर में पड़ी रहेंगी तो वहां पे फालतू का लोड ही बढ़ाएंगी, इसके अलावा वहां पे कुछ भी नहीं करने वाली। ठीक है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि चाहे वो मिसफोल्डेड प्रोटीन बनी हो चाहे वो अनअसेंबल्ड प्रोटीन बनी हो, इन दोनों को ही डिग्रेड कर दिया जाए। ठीक है, और आज हम लोग इन्हीं प्रोटीन्स के डिग्रेडेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे वहां पे सिस्टम ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये प्रोटीन मिसफोल्डेड है या अनअसेंबल्ड है और इसका डिग्रेडेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ईआर के अंदर जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, खास करके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं वो ल्यूमेन में पहुंचती हैं और ल्यूमेन में अगर वो प्रॉपर तरीके से फोल्ड नहीं हो पाती हैं तो मैक्सिमम या विद इन एन आवर हम लोग कहें वो उनका क्या कर दिया जाता है, डिग्रेडेशन कर दिया जाता है। ठीक है, उनका डिग्रेडेशन होता है। ठीक, पहले ये माना जाता था कि अगर कोई प्रोटीन फोल्ड होने से रह गई है या प्रॉपर तरीके से फोल्ड नहीं हो पाई है तो उनका डिग्रेडेशन ईआर के ल्यूमेन में ही हो जाता है। ठीक है, ये पुरानी धारणा है। ठीक है, ओल्ड जो हमारे व्यूज थे वहां पे ओल्ड साइंटिस्ट ने ये बताया कि अगर प्रोटीन्स प्रॉपर तरीके से फोल्ड नहीं हो पाती हैं तो ईआर के ल्यूमेन में ही उनको ब्रेक कर दिया जाता है, वहां पे प्रोटीजेस पाए जाते हैं। लेकिन रिसेंट स्टडी में देखा गया कि ईआर के अंदर ऐसा कोई भी प्रोटीज नहीं पाया जाता है जो कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को डिग्रेड करे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोटीन्स को डिग्रेड होना है तो उनको साइटोसॉल तक लौट के आना पड़ेगा। ठीक है, ईआर के ल्यूमेन से कहाँ आना पड़ेगा, साइटोसॉल में आना पड़ेगा। ये क्या है, अगर ये ईआर का ल्यूमेन है, ईआर का ल्यूमेन है और यहाँ पे एक मिसफोल्डेड प्रोटीन पड़ी है तो इसको लौट करके आना पड़ेगा कहाँ पे, साइटोसॉल में। साइटोसॉल में आना ही पड़ेगा। ठीक, और अगर इस प्रोटीन को साइटोसॉल तक आना है तो यहाँ पे ईआर की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आना पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस फेवरेबल है या अनफेवरेबल है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी लिपिड बाइलेयर है और इस प्रोटीन को इस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके आना है। ठीक है, ये प्रोसेस एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होती है, इसलिए इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो वहाँ पे ईआर की मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हैं या मीडिएट करती हैं। क्या करती हैं, जो अनफोल्डेड प्रोटीन कहाँ पे पड़ी हुई है, ईआर के ल्यूमेन में पड़ी हुई है, उसको साइटोसॉल तक लेकर के आती हैं और इस प्रोसेस को ईआर के ल्यूमेन से साइटोसॉल तक लाने की प्रोसेस को कहा जाता है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन, अपनी लोकेशन से हटकर ये दूसरी लोकेशन पे जा रही प्रोटीन, इसीलिए कहा जाता है डिसलोकेशन, क्योंकि इनकी जब ये सिंथेसाइज हुई होंगी तो इनकी लोकेशन कुछ और रही होगी।
क्योंकि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बाउंड कोई राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है तो या तो उसकी लोकेशन सिक्रीशन के लिए होगी, सेल के बाहर सिक्रीट की जाएगी प्रोटीन, या फिर किसी मेम्ब्रेन में जाके इंटीग्रेट होगी, तो उसकी फाइनल लोकेशन वो रही होगी। लेकिन आ कहाँ पे रही है, साइटोसॉल में आ रही, इसीलिए कहा गया इस प्रोसेस को डिसलोकेशन। जिस लोकेशन पे इसको जाना था उस लोकेशन तक ये नहीं पहुंच पाई, इसीलिए प्रोसेस को कहा गया डिसलोकेशन। ईआर से साइटोसॉल में अगर वापस प्रोटीन को भेजा जा रहा है तो इस प्रोसेस को डिसलोकेशन कहते हैं। तो अगर ईआर के ल्यूमेन में कोई ऐसी प्रोटीन है जो कि मिसफोल्डेड है तो सबसे पहले जरूरी है कि उसका डिसलोकेशन हो और फिर उसके बाद उसका डिग्रेडेशन हो। और ये दोनों प्रोसेस डिपेंड करती है ए सेट ऑफ प्रोटीन्स present in the ER membrane and in the cytosol। ठीक है, अगर किसी प्रोटीन का डिसलोकेशन और डिग्रेडेशन होना है तो ये पूरी प्रोसेस डिपेंड करती है एक सेट ऑफ प्रोटीन्स पर जो कि कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, ईआर की मेम्ब्रेन में लोकेटेड होती हैं और साइटोसॉल में लोकेटेड होती हैं। ठीक, इन दोनों प्रोटीन्स के एक्शन पे ये पूरी प्रोसेस डिपेंड करती है। ये प्रोटीन एक्शन लेती हैं अगर कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन ईआर के ल्यूमेन में प्रेजेंट है तो ये प्रोटीन्स करती क्या क्या हैं, ये प्रोटीन्स बेसिकली 3 फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ओके, 3 मेजर फंक्शंस these proteins perform 3 major functions। 3 major functions। ठीक, तो कॉमन सेंस की बात है, 3 मेजर फंक्शंस में क्या आएगा, अगर किसी प्रोटीन का डिसलोकेशन और डिग्रेडेशन होना है तो सबसे पहले पहचाना जाए कि क्या ये प्रोटीन मिसफोल्डेड है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ये प्रोटीन, रिकॉग्निशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन। चलिए भाई, एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया कि प्रोटीन मिसफोल्डेड है, ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन अगर रिकॉग्नाइज हो गई है तो दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, डिसलोकेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। ठीक, डिसलोकेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन। अब इस प्रोटीन को डिसलोकेशन का मतलब क्या हुआ, ईआर के ल्यूमेन से कहां पे भेज दिया जाए, साइटोसॉल में। ठीक, अब ये डिसलोकेशन हो गया। ठीक, अब अगर प्रोटीन मिसफोल्डेड प्रोटीन साइटोसॉल तक पहुंच गई है तो तीसरा क्या एक्शन करेंगी ये प्रोटीन्स, जो मैंने बताया सेट ऑफ प्रोटीन, वो प्रोटीन्स क्या एक्शन करेंगी, दे डिग्रेडेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स इन साइटोसॉल तक आ गई तो अब उनका डिग्रेडेशन हो जाना चाहिए। ठीक, तो ये 3 मेजर फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो प्रोटीन्स जो कि इस पूरी प्रोसेस को इनिशिएट और फिर लास्ट में एंड करती हैं। ठीक है, तो इन तीनों प्रोसेस को हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, कौन कौन सी प्रोटीन वहां पे इन्वॉल्व होती हैं, किस तरह से रिकॉग्निशन होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। कैसे सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा कि ये प्रोटीन मिसफोल्डेड है, तो किस तरह से सिस्टम ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन मिसफोल्डेड है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही कोई प्रोटीन सिंथेसाइज होकर के ईआर बाउंड राइबोसोम पे सिंथेसाइज होकर ईआर के ल्यूमेन में आना शुरू होती है तो सबसे पहले उनका एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, अगर कोई प्रोटीन फोल्ड होने से रह गई है तो सबसे पहले उसमें जो एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड्स जुड़े हैं उनका रिमूवल किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाएगा, रिमूवल ऑफ एन लिंक्ड कार्बोहाइड्रेट्स। एन लिंक्ड कार्बोहाइड्रेट्स को सबसे पहले हटाया जाएगा। एन लिंक्ड कार्बोहाइड्रेट में जुड़ता क्या क्या है, मैंने आपको बताया था, वहां पे 3 ग्लूकोज जुड़ते हैं, 9 मैनोज जुड़ते हैं
और 2 एन एसिटिल ग्लूकोसामीन जुड़ते हैं। ठीक, ये 14 शुगर यूनिट का एक ऑलिगोसैकेराइड जुड़ता है। अगर प्रोटीन फोल्ड होने से रह जाती है तो सबसे पहले इन शुगर यूनिट्स में से कार्बोहाइड्रेट हटने शुरू होते हैं। किस तरह से हटते हैं मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक, वहां पे क्या है, स्पेसिफिक अल्फा मैनोसाइडेजेज होते हैं, मैनोसाइडेजेस। अल्फा मैनोसाइडेजेज आते हैं और क्या करते हैं, वो 3 ग्लूकोज तो पहले ही रिमूव हो जाते हैं, तो जो मैनोज वहां पे बचे हुए हैं उन मैनोज को रिमूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 9 मैनोज है, ये 9 मैनोज से रह जाता है ओनली 5 to 6 मैनोज। ठीक, ओनली 5 to 6 मैनोज यहाँ पे बचते हैं। ठीक, होता क्या है, फिर से एक बार सुनिएगा, अगर कोई प्रोटीन जो है वो फोल्ड होने से रह गई है तो सबसे पहले उनका जो एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड्स वहां पे जुड़े हैं उनको रिमूव किया जाता है। इसके लिए ईआर के ल्यूमेन में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं अल्फा मैनोसाइडेज। अल्फा मैनोसाइडेज आता है और वो क्या करता है, जो वहाँ पे 9 मैनोज लगे हुए हैं उनको ट्रिम करना शुरू करता है। ठीक है, और छोड़ता कितना है, वहाँ पे 5 से 6 मैनोज छोड़ देता है, बाकी सबको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा क्या बचेगा, हमारा फाइनल यहाँ पे बचता है मैनोज 5 to 6 बचेगा, या तो 5 बचेगा तो 6 बचेगा, और उसके साथ में क्या बचता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन GLC-NAC कितने, 2। ठीक, ये बचता है टोटल, ये शुगर यूनिट वहां पे बचती है। और इस शुगर यूनिट को रिकॉग्नाइज करती है वहां पे स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं जिनको कहा जाता है OS9। ठीक, ये बाइंड करती हैं इस शुगर यूनिट से, और अगर OS9 आकर के यहाँ से बाइंड कर गई है तो ये टारगेट करती है प्रोटीन को डिसलोकेशन के लिए। ठीक, ये क्या कराएगी, प्रोटीन का डिसलोकेशन कराएगी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि डिग्रेडेशन को ट्रिगर करेगी। डिग्रेडेशन, क्योंकि डिसलोकेशन अगर हो गया है तो निश्चित रूप से प्रोटीन साइटोसॉल में जाएगी और उसका क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक, तो OS9 अगर प्रोटीन से आकर के बाइंड कर जाती है, और बाइंड कब करेगी, जब वहां पे 5 से 6 मैनोज ही बचेंगे, जो ऑलिगोसैकेराइड जुड़ा था उसमें से सारे कार्बोहाइड्रेट निकल जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या, मैनोज, 5 या 6 मैनोज बचेंगे, और उसके साथ में 2 अपने एन एसिटिल ग्लूकोसामीन बचेंगे, उससे OS9 आकर के बाइंड कर जाएगा और उसको डिसलोकेशन और डिग्रेडेशन के लिए ट्रिगर करेगा। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट्स ने यह भी बताया कि OS9 के साथ एक और प्रोटीन होती है, मतलब टुगेदर विद OS9 एंड EDEM, ये दोनों प्रोटीन मिल करके क्या करती हैं, डिसलोकेशन के लिए टारगेट करवाती हैं। डिसलोकेशन के दौरान कुछ साइंटिस्ट कहते हैं सिर्फ OS9 ही आता है, लेकिन कहीं कहीं पे लिखा आता है OS9 और EDEM दोनों ही प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन्स के डिसलोकेशन के दौरान। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा सवाल निकल करके सामने आता है कि आखिर अल्फा मैनोसाइडेज जो होता है वो ये कैसे डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन मिसफोल्डेड है। ठीक है, कब उसको ये पता चलेगा कि हमको यहाँ से मैनोज रिमूव करना है, क्योंकि वो 14 ऑलिगोसैकेराइड का जो एक यूनिट सारी प्रोटीन्स पे लगा हुआ है एस्पेराजीन रेजिड्यू पे। ठीक है, जो प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड हो रही है उन पे भी लगा हुआ है, और जो प्रोटीन नहीं फोल्ड हो रही है उन पे भी लगा हुआ है। तो अल्फा मैनोसाइडेज ये चीज कैसे डिसाइड कर पाएगा कि हमको इसी पर्टिकुलर प्रोटीन को ही कार्बोहाइड्रेट यूनिट को ट्रिम करना है, बाकी की फोल्ड हो रही प्रॉपर तरीके की। इसके लिए भी सिस्टम होना चाहिए ना, नहीं सबका वो रिमूव करता रहेगा। ठीक है, इसके लिए क्या सिस्टम है, कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि ये जो अल्फा मैनोसाइडेज होता है इसकी एक्टिविटी बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही स्लो एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से जिन प्रोटीन्स को फोल्ड होना होता है वो फटाफट से फोल्ड हो जाती है। ठीक है, और जो अनफोल्डेड प्रोटीन होती हैं तो ये एक टाइम के अनुसार ये चीज चेक करता है कि ये प्रोटीन बहुत देर से इसी फॉर्म में पड़ी हुई है, क्योंकि ये स्लो है, तो अगर किसी प्रोटीन को फोल्ड होना होगा तो फटाफट से फोल्ड हो जाएगी। लेकिन जो प्रोटीन बहुत ज्यादा टाइम तक ईआर के ल्यूमेन में प्रेजेंट होगी तो मैनोसाइडेज उसको सेंस करेगा और ये पता चल जाएगा उसको कि ये प्रोटीन बहुत टाइम से यहाँ पे पड़ी हुई है और ये फोल्ड नहीं हो पा रही। तो ऐसी प्रोटीन जिसका एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड, जिनमें एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड जुड़ चुके हैं और काफी टाइम से ईआर के ल्यूमेन में पड़ी हैं, उन्हीं के कार्बोहाइड्रेट यूनिट को ट्रिम करने का काम अल्फा मैनोसाइडेज करता है। क्योंकि इसकी एक्टिविटी स्लो होती है तो ये जान जाता है कि हाँ ये प्रोटीन प्रॉपर तरीके से फोल्ड नहीं हो पा रही है।
ठीक है, तो इस तरह से रिकॉग्निशन की प्रोसेस होती है। मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह से वहाँ पे ओलिगोसैकेराइड्स की ट्रिमिंग होती है और किस तरह से वहाँ पे OS9 बाइंड करता है या फिर फोल्डिंग प्रोटीन्स बाइंड करती हैं, तो क्या क्या होता है। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक ग्राफिकल वे में बना के दिखा देता हूँ। तो मैंने कहा कि अगर कोई मिस फोल्डेड प्रोटीन है तो सबसे पहले उसके एन लिंक्ड कार्बोहाइड्रेट ट्रिम किए जाएंगे। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस को समझते हैं। मैंने कहा कि जैसे ही प्रोटीन राइबोसोम से सिंथेसाइज होकर के आएगी, ये RER की मेम्ब्रेन है, RER की मेम्ब्रेन है, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे ये राइबोसोम है, राइबोसोम है जो कि एक सिक्रेटरी प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज होकर आया। और मैंने आपसे बताया था जैसे ही नेसेंट पॉलीपेप्टाइड ER के ल्यूमेन में आकर के पहुंचता है, सबसे पहले उसका एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेड कलर से एनेस्टिल ग्लूकोसामीन, ग्रीन कलर से मैनोज और ये ऑरेंज कलर से मैंने ग्लूकोज दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये शुगर यूनिट यहाँ पे जुड़ती है और क्या क्या जुड़ता है फिर से मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ। 3 ग्लूकोज जुड़ते हैं यहाँ पे, ये जुड़े हुए हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मैनोज जुड़ते हैं आपके 9 और एन एस्टिल ग्लूकोसामीन आपका जुड़ जाता है 2। ठीक, तो कुल मिलाकर ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है, मैंने आपको बताया था उसको मॉडिफिकेशन स्टार्ट होता है। मॉडिफिकेशन कैसा होता है, तीनों ग्लूकोज और एक मैनोज रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं तीनों ग्लूकोज को ही रिमूव दिखा रहा हूँ। ठीक है, तीनों ग्लूकोज को रिमूव करने के लिए यहाँ पे 2 एंजाइम होते हैं। ठीक है, ग्लूकोसाइडेज 1 एंड 2। ग्लूकोसाइडेज 1 क्या करता है, शुरू के 2 ग्लूकोज को रिमूव करता है और लास्ट का एक ग्लूकोज ग्लूकोसाइडेज 2 रिमूव करता है। ठीक है, तो दोनों आएंगे, मैंने एक साथ ही दोनों को दिखा दिया है, एक एक करके रिमूव होता है, सारे ग्लूकोज को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, अब सारे ग्लूकोज रिमूव्ड हैं, तो यहाँ पे क्या है, आपके पास अभी जो शुगर यूनिट जुड़ी है यहाँ पे 9 मैनोज हैं और एन एस्टिल ग्लूकोसामीन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि फोल्डिंग के दौरान कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो ऐसे ही ओलिगोसैकेराइड को रिकॉग्नाइज करती हैं जिनके पास एटलीस्ट एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल वहां पे जोड़ता है, और कौन जोड़ता है, ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज आते हैं और वो जोड़ देते हैं। ठीक है, ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज आया, एक ग्लूकोज जोड़ दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, GLC1 हो गया आपका, 9 मैनोज है और एन एस्टिल ग्लूकोसामीन कितने हैं, 2। ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा, कार्लनेक्सिन और कार्लरेटिकुलिन, मैंने नाम लिया था इन दोनों प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, फोल्डिंग को असिस्ट करती हैं, आकर के बाइंड कर जाएंगे और प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग कराएंगे। ठीक है, लेकिन अगर प्रोटीन फोल्ड नहीं हो पा रही है तब क्या होगा, तब फिर से वहां से कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स निकाली जाएंगी। अगर प्रोटीन बहुत ज़्यादा टाइम तक पड़ी है, कार्लनेक्सिन कार्लरेटिकुलिन भी बाइंड कर गई, लेकिन प्रोटीन अभी भी फोल्ड नहीं हो पा रही है, तो ग्लूकोसाइडेज 2 फिर से आएगा, सबसे पहले एक ग्लूकोज निकाल देगा। ठीक है, एक ग्लूकोज इसने निकाल दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, अल्फा मैनोसाइडेज अपना एक्शन लेगा और वो मैक्सिमम मैनोज को निकाल देगा, ओनली 5 मैनोज यूनिट या 6 मैनोज यूनिट यहाँ पे छोड़ेगा, जिससे OS9 आकर के बाइंड कर जाता है। और एक बार OS9 अगर आकर के बाइंड कर गया तो वो क्या करेगा, प्रोटीन के डिसलोकेशन को फेवर करेगा। डिसलोकेशन का मतलब अब ये प्रोटीन यहाँ से साइटोसॉल में निकल जाएगी। ठीक, साइटोसॉल में इसके डिसलोकेशन को फेवर करेगा, जहां पे उसका क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। तो डिग्रेडेशन के लिए जरूरी है OS9 आकर के वहां से बाइंड करे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कार्बोहाइड्रेट की ट्रिमिंग होती है और प्रोटीन का डिसलोकेशन होता है। ठीक है, ये एक पॉसिबल मैकेनिज्म है। ठीक, लेकिन वहां पे और भी पॉसिबल मैकेनिज्म है जो फुल्ली नोन नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं जिनके पास में कार्बोहाइड्रेट यूनिट नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो मिसफोल्डेड रहती हैं। ठीक है, तो वहां पे कैसे OS9 रिकॉग्नाइज करेगा, इसलिए वहां पे पॉसिबली कोई और मैकेनिज्म जरूर है जिसके थ्रू ऐसी प्रोटीन को रिकॉग्नाइज किया जाता है जो कि ग्लाइकोसाइलेटेड नहीं होती हैं, लेकिन बनती ER के ल्यूमेन में भी हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म अभी फुल्ली नोन नहीं है, जैसे ही नोन हो जाएगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अब ये प्रोटीन से OS9 आकर के बाइंड कर गया है, तो अब इसके डिसलोकेशन में कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगी, हम लोग उनके बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड फंक्शन जो प्रोटीन परफॉर्म करती हैं ड्यूरिंग द प्रोटीन डिग्रेडेशन, दैट इज द डिसलोकेशन, या फिर आप लोग कहें कि किस तरह से जो प्रोटीन है, मिसफोल्डेड प्रोटीन है, वो ER की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसॉल में पहुंचेगी, जिसको हम लोग डिसलोकेशन नाम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो डिसलोकेशन के लिए वहां पे ER की मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स।
ठीक, और इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के पास अप्रॉक्सीमेटली 4 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स अप्रॉक्सीमेटली 4 पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है, और होता कहाँ है? ईआर की मेम्ब्रेन में, ईआर मेम्ब्रेन, जिसको कहा जाता है ईआर, ईआरडी, ईआरएडी, जिसको कहा जाता है ईआरएडी। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम एसोसिएटेड, एसोसिएटेड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो डिसलोकेशन में एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन्वॉल्व होती है जो कि एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो अराउंड एटलीस्ट आप कह सकते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है, जो कि ईआर के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, और इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है ईआरएडी। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या करता है? ये प्रोटीन के डिसलोकेशन में समहाउ इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी मैकेनिज्म अभी तक नहीं देखी गई है कि ये ट्रांसलोकॉन जैसी कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं देखी गई है। इसका मतलब ये कोई चैनल नहीं बनाता है, वहाँ पे कोई फिजिकल पुलिंग मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं उनको पुल कर लिया जाता है। कहाँ पे? साइटोसॉल में। ठीक है, जिसमें ये वाली जो आपकी प्रोटीन है ईआरएडी वहाँ पे हेल्प करती है। ठीक है, तो किस तरह से डिसलोकेशन होता है ये फुल्ली नोन नहीं है, पॉसिबली कोई वहाँ पे ड्राइविंग फोर्स लगता है जिसके थ्रू डायरेक्टली पुल कर ली जाती है प्रोटीन्स। कहाँ पे? साइटोसॉल में, ईआर ल्यूमेन से साइटोसॉल में। ठीक है, तो डिसलोकेशन के बारे में इतना ही पता है आपको, सिर्फ इस प्रोटीन का नाम याद रखना है। और पाई कहाँ पे जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में पाई जाती है, 4 सब यूनिट्स इसमें होती है। ठीक है, सिर्फ इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद बात आती है डिग्रेडेशन की, जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस पूरी प्रोसेस का। फाइनली हम लोग प्रोटीन डिग्रेडेशन तक पहुंच गए। ठीक है, प्रोटीन को रिकॉग्नाइज किया गया कि वो मिसफोल्डेड है, फिर उसका डिसलोकेशन हो गया, और फाइनली प्रोटीन आ गई कहाँ पे? कहाँ पे आ गई? साइटोसॉल में। जैसे ही प्रोटीन का एक पोर्शन साइटोसॉल में आता है, एक छोटा सा पोर्शन जैसे साइटोसॉल में पहुंचता है, वहां पे एक ट्रिपल एटीपेज फैमिली का, ट्रिपल एटीपेज फैमिली की एक प्रोटीन होती है। ट्रिपल एटीपेज एक प्रोटीन फैमिली है जहां पे बहुत सारे एटीपेजेस आते हैं, मैं आगे चल के इनके बारे में बात करूंगा। इस फैमिली की एक प्रोटीन होती है जो कि आ करके उसने जो मिसफोल्डेड प्रोटीन का पोर्शन जो कि साइटोसॉल में आया है उसके साथ बाइंड कर जाती है। उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं P97। ठीक, P97 आकर के वहां से बाइंड कर जाएगा। ये ट्रिपल ए फैमिली का एटीपेज है। इसका मतलब ये क्या करेगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, ये एटीपी की हाइड्रोलिसिस करेगा। ठीक है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस कर देगा। फिर क्या होता है कि ये जो एटीपी यहाँ पे हाइड्रोलाइज करता है, कुछ लोग कहते हैं कि यही जो एटीपी हाइड्रोलाइज हो रहा है यही एनर्जी प्रोवाइड करता है प्रोटीन के डिसलोकेशन के लिए। मतलब अभी मैंने कहा कि थोड़ा सा ही पोर्शन साइटोसॉल में आया हुआ है, ठीक, वहां से P97 बाइंड कर गया। जैसे ही P97 वहां से बाइंड किया उसने एटीपी को हाइड्रोलाइज किया। ठीक, और जो हाइड्रोलिसिस के दौरान जो एनर्जी निकली, तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि वो जो एनर्जी निकलती है वो प्रोटीन, मिसफोल्डेड प्रोटीन की पुलिंग में यूज होती है, कि उसको पुल करके साइटोसॉल मिले। और जैसे ही पूरी प्रोटीन साइटोसॉल में आ जाती है तो P97 क्या करता है? उसके डिग्रेडेशन को इनिशिएट करवाता है। ठीक है, अब डिग्रेडेशन कैसे इनिशिएट होगा? उन प्रोटीन्स का वहां पे पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन होगा। क्या होगा? प्रोटीन जो होंगी वो पॉलीयूबिक्विटिनाइलेटेड होंगी, यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स उसमें जुड़ेंगे। कैसे होता है पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा, प्रोटीन डिग्रेडेशन में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, तो वहां पे पूरा प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे सेक्रेटरी प्रोटीन जो मिसफोल्डेड थी, वो जैसे ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर साइटोप्लाज्म में आई, उनका क्या किया गया? पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन, पॉलीयूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स, वहां पे ढेर सारे यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल जोड़ दिए गए, जिसको रिकॉग्नाइज करता है प्रोटियासोम। प्रोटियासोम और प्रोटियासोम ने जैसे इसको रिकॉग्नाइज किया
तुरंत क्या हो जाएगा, इन प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो प्रोटियासोमल मीडिएटेड डिग्रेडेशन वहाँ पे साइटोसॉल में देखा जाता है। ठीक है, अब ये यूबिक्विटिनाइलेशन, पॉली यूबिक्विटिनाइलेशन करेगा कौन? तो पॉली यूबिक्विटिनाइलेशन करेगा तो यूबिक्विटिन लाइगेज करेगा। और ये जो यूबिक्विटिन लाइगेज एक्टिविटी होती है वो किसके पास में है यहाँ पे? वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक, इसके पास में क्या है? यूबिक्विटिन लाइगेज एक्टिविटी है, जो कि क्या करती है, प्रोटीन पे का पॉली यूबिक्विटिनाइलेशन कर देती है। जैसे ही प्रोटीन्स पॉली यूबिक्विटिनाइलेटेड होती हैं, प्रोटियासोम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनका डिग्रेडेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो ERAD कॉम्प्लेक्स है, इसके पास जो इसका जो साइटोसॉलिक रीजन होता है, बेसिकली इसका जो साइटोसॉलिक रीजन है उसके पास में क्या है? यूबिक्विटिन लाइगेज एक्टिविटी। ठीक है, तो कुल मिला के प्रोटीन एक बार जब रिकॉग्नाइज कर ली जाती हैं और डिसलोकेट होकर के साइटोसॉल में आ जाती हैं, तो सबसे पहले P97 के साथ इंटरेक्ट करता है और उनको पूरी तरह से कहाँ पे लेकर के आता है? साइटोसॉल में। जैसे ही वो साइटोसॉल में आती हैं तो साइटोसॉल में आते ही यहाँ पे जो हमारा ERAD है, इसके साइटोसॉलिक रीजन में यूबिक्विटिन लाइगेज एक्टिविटी होती है, जिसके थ्रू मिसफोल्डेड प्रोटीन पॉली यूबिक्विटिनाइलेटेड हो जाती है। और पॉली यूबिक्विटिनाइलेशन का मतलब है ये सिग्नल है प्रोटीन डिग्रेडेशन का, ये भी आप लोग जान लीजिए। अगर कोई प्रोटीन पॉली यूबिक्विटिनाइलेटेड है तो ये सिग्नल होता है प्रोटीन डिग्रेडेशन का। मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा ये चीज आपको। तो अगर पॉली यूबिक्विटिन के फॉर्म में कोई प्रोटीन पाई जाती है तो प्रोटियासोमल इस सिग्नल को, प्रोटियासोम्स क्या करते हैं? इस सिग्नल को सेंस करते हैं और प्रोटीन डिग्रेडेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करवाते हैं। तो कुल मिला के इस तरह से जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, वो आती हैं साइटोसॉल में और उनका फिर डिग्रेडेशन कर दिया जाता है। ठीक, तो इस तरह से मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितनी भी प्रोसेस प्रोटीन्स के साथ में होती हैं सब की सब हमने कवर कर लिया है, कुछ भी नहीं बचा है। ठीक, और इससे बाहर से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। मैं प्लान कर रहा हूँ लेक्चर, बहुत जल्दी हम सारे क्वेश्चंस जो इन सारे चीज़ों से रिलेटेड पूछे गए उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जितना मैंने पढ़ाया है उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गाल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करें, क्योंकि ER से निकलकर अब प्रोटीन्स पहुंचेंगे गाल्गी बॉडी में। ठीक है, गाल्गी बॉडी में उनके साथ क्या क्या होता है, कौन कौन से प्रोटियोलिटिक क्लीवेज और कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।